हेलो फ्रेंड्स। सो नाउ लेट्स कम टू द बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप आपका फर्स्ट लेक्चर जो है आई थिंक फिस्कल पॉलिसी और फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड वो अपलोड हो चुका होगा और आप लोग देख लिए होंगे। आप इकोनॉमी बोल रहे थे तो मैंने इकोनॉमी अभी अपलोड कर दिया है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी में बैंकिंग में सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को प्राइवेट एंटिटी को प्रोवाइड करना। कुछ जो मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ एंटिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट के अंदर रहती हैं, कुछ एंटिटीज़ जो है वो प्राइवेट के अंदर रहती हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने बोला है, फाइनेंस सेक्रेटरी ने बोला है कि गवर्नमेंट जो है इवेंचुअली जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है जो गवर्नमेंट के अंदर है उन सबको प्राइवेटाइज करेंगे कि और पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो बेयर मिनिमम करेंगे, मतलब कम से कम पब्लिक सेक्टर बैंक्स होने चाहिए और बाकी सबको प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेनिफिट्स क्या होगा? अब पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज तो कर लेंगे पर बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, क्यों प्राइवेटाइज हम करना चाहते हैं? तो पहला तो बेटर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, बिकॉज प्रोफेशनल मैनेजमेंट ज़्यादा आएगा क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज़ जो हैं वो प्रोफेशनल को ज़्यादा हायर करती हैं। तो इन प्रोफेशनल मैनेजमेंट इंक्रीज़ होगा, कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज़ होगा बिकॉज ऑफ कोई भी ऑटोनॉमस डिसीजन गवर्नमेंट नहीं ले सकती क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, प्राइवेट एंटिटी के कंट्रोल में रहेंगे। इनोवेशन और एक्सपर्ट्स जो हैं वो इनोवेशन और एक्सपर्टीज़ जो है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक की वो भी इंक्रीज़ होंगी। कैसे इंक्रीज़ होंगी? क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे जैसे अभी हमारा रेलवे की प्राइवेटाइज की बात कर रहे हैं तो आपने रानी कमलावती स्टेशन जो सुना होगा, जिस हबीबगंज जो भोपाल का था उसको नाम चेंज करके उन्होंने रानी कमलावती कर दिया है और वो जो है पूरी तरह प्राइवेटाइज से बना है। आप देखेंगे वो रेलवे स्टेशन तो आपको एयरपोर्ट जैसा फीलिंग आएगी। तो वो प्राइवेटाइजेशन के बाद हमारी जो बेटर इनोवेशन हो पाता है, बहुत सारी चीज़ें हो पाती हैं, वो बहुत अच्छा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाता है। ऑब्वियसली एसेट क्वालिटी इंप्रूव्ड होगी और जो डेट कवरेज है उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि प्राइवेट एंटिटी जो है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इसलिए उनको एफिशिएंसी डेट जो रिकवरी है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। अब कंसर्न्स क्या है पीएसबी को प्राइवेटाइज करने के लिए? पब्लिक सेक्टर बैंक को अगर प्राइवेटाइज करेंगे तो हमारे कंसर्न्स क्या है? तो सबसे पहली बात कि प्राइवेट, आपको पता होगा कि प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनको प्रॉफिट ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो वीकर सेक्शन जो हमारे वीकर सेक्शन है, जो हमारे लोअर क्लास पीपल है उन पे वो ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे तो उनका एक्सक्लूजन हो सकता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो पाएगा तो वो एक्सक्लूड किए जा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा बिकॉज वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट हायर करेंगे। सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट में भी कंसर्न्स आएगा बिकॉज ऑफ सोवरेन, जो गवर्नमेंट का गारंटी है वो हट जाएगा तो जो भी हमारी डिपॉजिट्स हैं वो सेफ रहें या ना रहें ये हमको नहीं पता है, कंसर्न्स उससे भी हैं। और फेलर्स के भी हैं क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ बैंक फेलर्स जो कि पास्ट में हुए हैं और जिसके कारण हमारा बैंक नेशनलाइजेशन किया गया था 1969 में, तो वो भी एक कंसर्न है हमारा पीएसबी को प्राइवेटाइज करने से। अब हम देख लेते हैं कि कुछ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं। डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स वो होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और फेल होने के चांसेस जिनके बड़े होते हैं ड्यू टू देयर साइज, क्रॉस ज्यूरिडिक्शनल एक्टिविटीज़, कॉम्प्लेक्सिटी और लैक ऑफ सब्सटीट्यूट। बैंक्स जिनका जो एसेट्स है 2% जीडीपी से ज़्यादा है वो जो है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक में आते हैं। याद कर लीजिए जिनका एसेट 2% से ज़्यादा है, 2% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा है। और 3 जो बैंक हैं वो अभी हमारे DSIBs में है, SBI, ICICI बैंक एंड HDFC बैंक। तो दीज आर अंडर द डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्पॉर्टेंट बैंक्स। एज पर फ्रेमवर्क अगर बात करें तो सेंट्रल बैंक जो है वो वो सेंट्रल बैंक मतलब RBI जो है वो नेम को डिस्क्लोज करते हैं जो कि DSIBs में आएंगे। तो कौन डिस्क्लोज करता है? RBI डिस्क्लोज करती है, दैट इज सेंट्रल बैंक। ओके, फिर हम देखते हैं कि रीसेंट स्टेप जो है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या लिए गए हैं। तो सबसे पहला एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस जो कि एस है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है पिछली बार भी PT 365 में। ये है पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं उनको रिफॉर्म करने का एजेंडा है जो कि इसके अंदर दिया है और यूनिक रिफॉर्म इंडेक्स है। इसमें क्या है, अभी जो है एस 4.0 के अंदर उन्होंने बोला है कि कंज्यूमर सेंट्रिक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम्स ना हो और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारे कस्टमर्स को कहीं भी बैंक ना आने की ज़रूरत ना पड़े, वो डिजिटली सारी चीज़ें कर पाए। फिर पीएसबी लोन साइन 59minutes.com भी लॉन्च किया है और फिर ट्रेड्स भी अडॉप्ट किया है कि जो भी हमारे डिले होते हैं एमएसएमई की लेंडिंग के लिए तो वो जो है डिजिटल लेंडिंग एमएसएमई को प्रोवाइड कर सके और रिटेल कस्टमर्स को। फिर बैंक बोर्ड्स को एम्पावर किया है कि बैंक चीफ रिस्क ऑफिसर जो है आप उनको रिक्रूट करिए फ्रॉम द मार्केट जो कि हमको हेल्प करे हमारे जो
रिस्क हैं उससे रिलेटेड। और फिर रुपीज़ 3.17 लाख करोड़ जो है गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज़ किया है बैंक में, और मोबिलाइज़ किया है 2.49 लाख करोड़ बाय द बैंक्स देमसेल्व्स। ठीक है, तो बैंक ने मोबिलाइज़ किया है और गवर्नमेंट ने 3.17 लाख करोड़ जो है वो दिया है। तो दिस इज़ द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। नाउ लेट्स कम टू क्रेडिट ग्रोथ डिकोडेड। अब क्रेडिट ग्रोथ जो है वो कंस्ट्रेंट किससे होता है, मतलब कम किससे होता है। तो सबसे पहली बात, क्रेडिट ग्रोथ अगर हमारी सेविंग कम हो रही है, क्योंकि हम कंजम्पशन अगर बढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ने से कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम सेविंग जो है वो कम कर रहे हैं, तो उससे हमारी क्रेडिट ग्रोथ कम होगी। फिर बैड लोन्स, ऑब्वियसली, क्योंकि क्या होता है कि लोन्स तो ले लेते हैं लोग और उसको पे नहीं कर पाते, और लिमिटेड कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। डी ग्रोथ ऑफ पीएसबी इन नेट इंटरेस्ट इनकम, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का डी ग्रोथ हो रहा है। और क्रेडिट राशनिंग टू टारगेटेड सेक्टर, क्रेडिट राशनिंग टू टारगेटेड सेक्टर की अगर बात करें, क्रेडिट राशनिंग का मतलब है कि कुछ सेक्टर्स को आप जो है ज़्यादा लोन दे रहे हैं, मतलब लोन दे रहे हैं उनको कम इंटरेस्ट रेट में दे रहे हैं, और कुछ सेक्टर्स को आप लोन दे रहे हैं जहाँ पे वो आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रखा है, उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रखा है, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट राशनिंग। और अब इसके कारण क्या होगा, फाइनेंशियल डीपनिंग होगी, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियली चीज़ें नहीं बचेंगी, रिसोर्स जो है जो भी बोरोवर्स को चाहिए होते हैं, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कम होगी, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स, सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस इन ऑपरेशनल लायबिलिटीज, और ग्रेटर एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। ओके, तो दीज आर द सम क्रेडिट ग्रोथ रिलेटेड। अब आते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आरबीआई ने नॉर्म्स को, जो भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के नॉर्म्स होते हैं, जो भी कमर्शियल बैंक उनके अंदर उन पीसीए के अंदर प्लेस किए जाते हैं, उसके नॉर्म्स को अभी रिवाइज किया है आरबीआई ने। ठीक है, तो मोर ऑन न्यूज़ की बात करें तो आरबीआई ने इशू किया है पीसीए फ्रेमवर्क, जो है पीसीए फ्रेमवर्क किसके लिए इशू किया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के लिए भी इशू कर दिया है, कि जो भी रूल्स हैं उनके लिए टाइटन कर दिया है। ये जो कवर करता है, मतलब जो पीसीए कवर करता है, मतलब जो भी ये जो अभी आया है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ को अंडर रखेंगे, तो इट विल कवर ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, सारे डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज को कवर करेंगे, बट एक्सक्लूड करेंगे गवर्नमेंट कंपनीज़ को। ऑल नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज को भी कवर करेंगे मिडिल और अपर और टॉप लेयर में, बट इंक्लूड करेंगे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। एक्सक्लूड क्या क्या करेंगे, एनबीएफसी जो कि एक्सेप्ट नहीं करती पब्लिक फंड्स, गवर्नमेंट कंपनीज को एक्सक्लूड करेंगे, प्राइमरी डीलर्स को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है एक्सक्लूडेड है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि एनबीएफसीज को सारे, अगर क्वेश्चन आए कि ये सारे एनबीएफसीज को इंक्लूड करते हैं, तो सारे एनबीएफसीज को नहीं इंक्लूड करते, कुछ कुछ एनबीएफसीज को एक्सक्लूड भी करते हैं। अब पीसीए होता क्या है, पीसीए का यही फ्रेमवर्क है। पीसीए का मतलब जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो भी हमारे बैंक्स है, जो भी अब एनबीएफसीज हैं, अगर उनका फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियली वो वीक है, तो अगर उन्होंने कोई भी रिफॉर्म नहीं लिया है, तो उनको जो है आरबीआई जो है अपने वॉच के अंदर रखता है, उनको सुपरवाइज करता है, उनको देखता रहता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है, तो पीसीए के अंदर जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया था 2002 में, जब अर्ली इंटरवेंशन किया गया था बैंक में, और रिवाइव किया गया था 2017 में। किसकी रिकमेंडेशन से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल की रिकमेंडेशन एंड फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिकमेंडेशन से। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे पीसीए की, तो जो भी हमारे फाइनेंशियल हेल्थ है, जो भी हमारी बैंक है, उनका फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन करना, ठीक है, ओवरऑल उनको सुपरवाइजरी प्रोवाइड करना, रेगुलेटर और इन्वेस्टर्स को अलर्ट करना और डिपॉजिटर्स को अलर्ट करना कि आप इस बैंक में कम डिपॉजिट करिए, बिकॉज ये बैंक ऑलरेडी फेलर होने जा रहा है। इफेक्टिव मार्केट इंटरवेंशन फॉर चेकिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऑब्वियसली एनपीएस को चेक करना। अब इंपॉर्टेंट चेंजेस अगर पीसीए फ्रेमवर्क में बताएं बैंक्स के, तो सबसे पहला बात पैरामीटर्स। तो कौन कौन से पैरामीटर्स जो है अभी चेंजेस क्या किए गए हैं, तो पहले जो है 4 पैरामीटर्स होते थे, कैपिटल, एसेट्स क्वालिटी, लेवरेज और रिटर्न ऑन एसेट्स। ठीक है, तो दीज आर द 4 इंडिकेटर जिसमें पीसीए जो है मतलब बैंक्स को मेजर किया जाता था। पहला है कैपिटल, दूसरा है एसेट्स क्वालिटी, तीसरा है लेवरेज और फोर्थ है रिटर्न ऑन एसेट्स। इन चारों बेसिस पे उनको मेजर किया जाता था, और फिर 3 रिस्क थ्रेशोल्ड बताया जाता है, 1 to 3, और उनकी सीवियरिटी बताई जाती है। बट अभी रिवाइज्ड फ्रेमवर्क जो है, उन्होंने रिटर्न ऑन एसेट्स जो इंडिकेटर है उसको रिमूव कर दिया है, तो अभी जो है सिर्फ 3 इंडिकेटर बचे, कैपिटल, एसेट्स क्वालिटी एंड लेवरेज। अब एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करें, तो ये सारे बैंक्स पे अप्लाई होता है जो इंडिया में ऑपरेट होती हैं, इवन द फॉरेन बैंक्स, उनके ब्रांचेस में भी। बट पेमेंट्स बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है अभी रिमूव कर दिए गए हैं कि उनमें जो है पीसीए जो है
मतलब जो पेमेंट्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको रिमूव कर दिया है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लेंडर्स वेयर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कैन बी इनिशिएटेड, मतलब उनको लेंडर से हटा दिया गया है, तो इसलिए वहाँ पे भी इनिशिएट किया जा सकता था। अब एंट्री की अगर बात करें तो पीसीए फ्रेमवर्क जो है वो अप्लाई होता है किसके बेसिस पे, ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट एंड द ऑनगोइंग सुपरवाइजरी असेसमेंट जो भी आरबीआई बनाता है। एग्जिट की अगर बात करें तो आरबीआई जो भी सुपरवाइजरी कंफर्ट प्रोवाइड करता है और कोई भी अगर रिस्क थ्रेशोल्ड बीच नहीं करेगा किसी भी पैरामीटर, किसी भी 4 कंटिन्यूअस पैरामीटर में क्वार्टरली बेसिस पे, तो उनको जो है फिर से ले आया जाएगा, वन ऑफ विच शुड बी ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जिट। तो इंपॉर्टेंट चेंजेस हमने देख लिया कि 3 पैरामीटर्स पे आप वो मेजर करते हैं, अगर तीनों और ये एप्लीकेबिलिटी सारे बैंक्स पे एप्लीकेबल होता है, इवन द फॉरेन बैंक्स। और पेमेंट्स बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक को अभी रिमूव कर दिया है लेंडर्स की कैटेगरी से, तो वहाँ भी इनिशिएट किया जा सकता है। अब आते हैं करेक्टिव एक्शन प्रिस्क्राइब्ड आफ्टर अ बैंक और एनबीएफसी प्लेस्ड अंडर पीसीए। तो जो भी अगर कोई बैंक जो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर आ जाता है तो क्या क्या चेंजेस, क्या क्या एक्शंस जो है आरबीआई प्रोवाइड करती है और क्या क्या चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करती है। तो सबसे पहला स्पेकुलेशन की अगर बात करें तो रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में अगर बात करें तो मैंडेटरी एक्शन क्या लेते हैं, तो रिस्क मैंडेटरी एक्शन है और कुछ डिस्क्रिशनरी एक्शन होते हैं। तो मैंडेटरी एक्शन मतलब जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है, रेमिटेंसेज जो है प्रॉफिट में, उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। प्रमोटर्स ऑनर पेरेंट जो है, जो भी कैपिटल लाते हैं बैंक में, उनको आने देते हैं, रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं कि जो भी गारंटी इशू करते हैं उस पर आप नहीं करेंगे। फिर रिस्क थ्रेशोल्ड 2 की अगर बात करें तो मैंडेटरी एक्शन लिया जाता है, ब्रांचेस को रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं कि ये बैंक जो है अब ब्रांचेस अपना एक्सपांड नहीं कर सकते, डोमेस्टिक और ओवरसीज़ की भी। फिर थ्रेशोल्ड 3 की बात करें तो मैंडेटरी एक्शन जो है इन एडिशन टू मतलब थ्रेशोल्ड 1 और थ्रेशोल्ड 2 एप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं लगाएंगे अदर देन टेक्नोलॉजिकल, सिर्फ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई भी नहीं लगाएंगे। और वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है उसको भी रिस्ट्रिक्ट और रिड्यूस कर देते हैं। अब कुछ डिस्क्रिशनरी एक्शन है, ये तो हो गए मैंडेटरी एक्शन, ये तो लगते ही लगते हैं। अब डिस्क्रिशनरी एक्शन की अगर बात करें तो स्पेशल सुपरवाइजरी एक्शन स्ट्रेटजी रिलेटेड होता है, गवर्नेंस रिलेटेड होता है, कैपिटल रिलेटेड होता है, क्रेडिट रिस्क रिलेटेड होता है, मार्केट रिस्क रिलेटेड होता है, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड होता है, ऑपरेशनल बिजनेस रिलेटेड और एनी अदर। तो सब कुछ जो है डिस्क्रिशनरी एक्शन में आते हैं। मैंडेटरी में यही आता है कि आपको ब्रांचेस एक्सपैंड करने से मना कर दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप नहीं लगा सकते अदर देन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, और अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, गारंटी जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और रेमिटेंसेस को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो दीज आर द मैंडेटरी एक्शन। डिस्क्रिशनरी एक्शन रिलेटेड टू बैंक के अंदर जो भी गवर्नेंस प्रोग्राम है, इन सबसे चीज़ें रिलेटेड होती हैं। बट हाउएवर अगर बैंक जो है भले पीसीए के अंदर है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर, पर बैंक्स जो है अलाउड है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और अदर हाई क्वालिटी लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट में, हाई क्वालिटी लिक्विड इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भले बैंक जो है पीसीए के अंदर है, बट बैंक्स जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि वाइल बैंक अंडर पीसीए कैन इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अगर ये स्टेटमेंट आए तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही होगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू अबाउट एनबीएफसी एंड देयर रेगुलेशन। तो एनबीएफसी आपको पता होगा ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि एंटिटीज़ हैं, वो अदर एंटिटीज़ दो दैट प्रोवाइड सर्टेन बैंक लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बट ये बैंकिंग लाइसेंस होल्ड नहीं करते और उन सर्विसेज को एक्सक्लूड करते हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से, और परचेज और सेल और गुड्स, और प्रिंसिपल बिजनेस एज प्रिंसिपल बिजनेस, मतलब जो उनका प्रिंसिपल बिजनेस है, प्रिंसिपल बिजनेस जहाँ पे मोर देन 50% कंपनी एसेट्स जो है और ओवर 50% ऑफ इस ग्रॉस एक्टिविटी जो है फाइनेंशियल एक्टिविटी है। तो उनका अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और परचेस और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो अगर ये प्रिंसिपल बिजनेस है तो ये जो है एक्सक्लूडेड होते हैं एनबीएफसी में, ये इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, अब आते हैं प्रिंसिपल बिजनेस जो है ये फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है जहाँ पे 50% से ज़्यादा कंपनी का एसेट्स होता है और ओवर 50% ऑफ इट्स ग्रॉस इनकम। अब एनबीएफसी जो है वो डिफरेंट होते हैं बैंक से। कैसे डिफरेंट होते हैं कि एनबीएफसी जो है वो डिमांड डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दिस इज़ द मेन डिफरेंस जो आपको याद करने की ज़रूरत है एनबीएफसी में। तो एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एनबीएफसी जो है पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होते, एनबीएफसी चेक्स इशू नहीं करते, और डीजीसीआई जो फैसिलिटी है वो एनबीएफसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होती, जो भी डिपॉजिटर्स एनबीएफसी के उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है।
ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैंक में सारी चीज़ें ये एप्लीकेबल होती है और एनबीएफसी में नहीं एप्लीकेबल होती। अब रेगुलेशन की अगर बात करें तो एनबीएफसी जो है रेगुलेट किया जाता है बहुत सारी एंटिटीज़ के द्वारा, जैसे कि आरबीआई रेगुलेट करता है, कुछ एनबीएफसी को सेबी रेगुलेट करता है, और कुछ जैसे कि आईआरडीआई रेगुलेट करता है, कुछ एनबीएफसी को नेशनल हाउसिंग बैंक जो है रेगुलेट करते हैं डुअल रेगुलेशन से अवॉइड करने के लिए। इसलिए जो है हर एंटिटीज़ को अलग अलग, मतलब हर एनबीएफसीज़ को अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है वो रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो सारे एनबीएफसीज़ जो है वो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट नहीं होते। कुछ एनबीएफसी आरबीआई रेगुलेट करती है, कुछ एनबीएफसी सेबी रेगुलेट करती है, कुछ एनबीएफसी आईआरडीआई रेगुलेट करती है, और कुछ नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट करते हैं। अब सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी की अगर बात करें तो एनबीएफसी जिनका एसेट साइज 5,000 करोड़ से ज़्यादा है उनको कंसीडर किया जाता है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। 500 करोड़ से ज़्यादा है उनको सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी बोला जाता है। तो याद रखिए, अभी हमने पढ़ा था सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक, मतलब डोमेस्टिक एसआईबी डीएसआईबीज में पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने बोला था कि जिनका एसेट साइज 2% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा है तो उनको रखा जाता है डीएसआईबीज में। और अगर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी की बात करें तो जिनका एसेट साइज ₹500 करोड़ से ज़्यादा है उनको सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी बोला जाता है। अगर एग्जाम्पल बताएं तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, रूरल इलेक्ट्रिशियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, तो ये जो है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज के अंदर आते हैं। ओके, अब देखते हैं कि पीसीए फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसी डी एंड एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग। ठीक है, तो एनबीएफसी डी का मतलब है डिपॉजिट टेकिंग एंड एनबीएफसी एनडी का मतलब है नॉन डिपॉजिट टेकिंग। तो इंडिकेटर अगर बात करें तो कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट्स रेशियो जो है रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में अगर बात करें तो अप टू 300 बीपीएस होना चाहिए बिलो द रेगुलेटरी मिनिमम सीआर, और करेंटली सीआरएआर जो है वो लेस देन 15% है बट मोर देन 12% है। रिस्क थ्रेशोल्ड 2 की बात करें तो 300 से 600 तक होना चाहिए, और मिनिमम जो है सीआरएआर रिस्क थ्रेशोल्ड 2 के लिए अगर बात करें तो वो लेस देन 12% है और मोर देन 9% है। और फिर वहाँ पे रिस्क थ्रेशोल्ड 3 की बात करें तो वो 600 से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे 9% से कम है सीआरएआर। अब टायर 1 कैपिटल रेशियो की अगर बात करें तो 200 बीपीएस बिलो रेगुलेटरी मिनिमम। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी रिवाइज्ड स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को रिवाइज किया है जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके लिए। तो अंडर दिस रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर बात करें तो यहाँ पे एज स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो 4 लेयर्स में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन देयर साइज एंड परसीव्ड रिस्कीनेस। जो भी उनका साइज है, जो भी उनका एक्टिविटी है और जितना भी उनको एनबीएफसीज को रिस्क है, तो उसके बेसिस पे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। बेस लेयर की अगर बात करें तो एनबीएफसी जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती हैं जिनका एसेट साइज जो है 1000 करोड़ से कम हो, और एनबीएफसी कुछ एक्टिविटीज़ में जैसे कि P2P लेंडिंग में अकाउंट एग्रीगेटर, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, एनबीएफसी नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स, नो कस्टमर इंटरफेरेंस, तो वो एनबीएफसी जो है बेस लेयर में आएगी। तो बेस लेयर में कौन सी आएंगी? जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ से कम हो और जो है P2P लेंडिंग, कस्टमर इंटरफेरेंस ना हो, इन सब से जो है बिलोंग करेंगे, तो वो बेस लेयर में आएंगी। फिर मिडिल लेयर की अगर बात करें तो जो भी नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी है, ठीक है, मिडिल लेयर में जो है सारी डिपॉजिट एनबीएफसी आएंगी और नॉन डिपॉजिट एनबीएफसीज आएंगे जिनका एसेट साइज जो है ₹1000 करोड़ और उससे ज़्यादा है। एनबीएफसी उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जैसे कि स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, सीआईसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इन सब में इन्वॉल्व हो, तो वो जो आएंगी मिडिल लेयर में आएंगी। अपर लेयर की बात करें तो टॉप 10 एनबीएफसीज आएंगी जिनका एसेट साइज ज़्यादा हो और एनबीएफसी जो कि आरबीआई ने आइडेंटिफाई किया हो एज वारंटिंग एनहांस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। फिर टॉप लेयर में आएंगी जो भी आइडली टू रिमेन एम्प्टी बट आरबीआई जो है कैन पॉपुलेट, अगर कोई भी सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है रिस्क में तो आरबीआई जो है कुछ एनबीएफसी को टॉप लेयर में भी रख सकता है, जो भी अपर लेयर में बिलोंग करती हैं उनको। ओके, फिर न्यू एसबीआर फ्रेमवर्क जो है वो उन्होंने कुछ चेंजेस भी इंट्रोड्यूस किए हैं कि एक्सटेंड जो है एनपीए क्लासिफिकेशन का उसको 90 डेज जो है बाई मार्च 2026 सारे कैटेगरीज एनबीएफसीज के लिए कर देंगे। सीलिंग जो है 1 करोड़ पर बोरोवर को क्रिएट करेंगे इन आईपीओ फंडिंग और एटलीस्ट 1 डायरेक्टर जिनके पास एक्सपीरियंस हो बैंक और एनबीएफसीज का उसको अपॉइंट करेंगे। फिर चेंजेस इन कैपिटल गाइडलाइंस फॉर एनबीएफसी इन मिडिल एंड अपर लेयर और रिवाइज गवर्नेंस गाइडलाइंस एंड प्रूडेंशियल गाइडलाइंस ऑन क्रेडिट कंसंट्रेशन, सेंसिटिव सेक्टर, एक्सपोजर एटसेट्रा। तो दीज आर द स्केल बेस्ड अप्रोच इंट्रोड्यूसिंग स्केल बेस्ड फ्रेमवर्क। तो टॉप लेयर, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर। टॉप लेयर में आरबीआई जो है किसी भी बैंक को जो अपर लेयर का है उसको प्रमोट कर सकते हैं।
जनरली वो एम्प्टी होता है। ठीक है, तो ये एनबीएफसी आपको समझ में आ गया। एनबीएफसी के लिए जो भी पीसीए फ्रेमवर्क लाया है वो समझ में आ गया। नाउ लेट्स कम टू हाँ, डिपॉजिट इंश्योरेंस नो, पेमेंट्स बैंक। ओके, नाउ लेट्स कम टू पेमेंट्स बैंक। पेमेंट्स बैंक जो है ये न्यूज़ में क्यों है कि आरबीआई ने कुछ शेड्यूल बैंक जो भी कुछ पेमेंट्स बैंक थे, लाइक पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इनको जो है शेड्यूल बैंक स्टेटस दे दिया गया है। तो नंबर ऑफ बैंक्स जो भी पेमेंट बैंक थे उनको शेड्यूल बैंक का स्टेटस दिया गया है। तो शेड्यूल बैंक स्टेटस और उसके बेनिफिट क्या होते हैं हम वो देख लेते हैं। शेड्यूल बैंक का स्टेटस जो है मतलब शेड्यूल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो कि सेकेंड शेड्यूल जो है आरबीआई एक्ट के अंदर उसमें आते हैं। जो सेकंड शेड्यूल जो है आरबीआई एक्ट का उसके अंदर शेड्यूल बैंक्स आते हैं। और ये इसमें जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक आते हैं, शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। शेड्यूल बैंक्स हमको ये हेल्प करता है कि जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है हमको कुछ चीज़ें इशू कर पाए। और अदर लार्ज कॉरपोरेशन भी प्राइमरी ऑक्शन, फिक्स्ड रेट और वेरिएबल रेपो रेट और रिवर्स रेपोज भी एप्लीकेबल होते हैं। ये जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में और एलिजिबल होते हैं कि वो गवर्नमेंट के साथ पार्टनर कर सकते हैं। जो भी फाइनेंशियल प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट रन करती है उनके साथ। ठीक है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के लिए एप्लीकेबल हो जाते, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी जो आरबीआई प्रोवाइड करती है उसके लिए भी एलिजिबल होते हैं एट द बैंक रेट, एक्वायर मेंबरशिप टू क्लियरिंग हाउस एंड गेट एक्सेस टू करेंसी स्टोरेज फैसिलिटी। तो ये सब जो चीज़ें हैं शेड्यूल बैंक स्टेटस अगर मिल जाए किसी बैंक को तो उसमें मतलब उसमें प्रॉफिट होता है। अब अबाउट पेमेंट्स बैंक की बात करें तो पेमेंट्स बैंक आपको पता होगा कि ये नचिकेत मोर कमेटी जो है उन्होंने सजेस्ट की थी 2013 में। और ये बैंक जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर और लाइसेंस किए जाते हैं अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इनका मिनिमम पेड अप कैपिटल अगर बताएं, इक्विटी कैपिटल ₹100 करोड़ होना चाहिए और मिनिमम एडिक्वेसी रेशियो जो है 15% होना चाहिए। प्रमोटर्स जो है पेमेंट बैंक के उनको एटलीस्ट 40% उनका पेड अप कैपिटल जो है होल्ड करना चाहिए, मतलब उनका ही होना चाहिए फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप जो है वो जॉइंट वेंचर भी कर सकते हैं एग्जिस्टिंग जो भी हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनके साथ। ये स्मॉलर स्केल पे ऑपरेट होते हैं जहाँ पे कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं होता, बिकॉज ये कोई भी लोन प्रोवाइड नहीं करते और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते। ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं बट अप टू 1 लाख ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। रेमिटेंसेस सर्विसेज भी ऑफर करते हैं, मोबाइल पेमेंट्स और ट्रांसफ़र ये सब भी ऑफर कर सकते हैं। इनको कैश रिजर्व रेशियो भी मेंटेन करके रखना पड़ता है आरबीआई के साथ। बट ये एलिजिबल होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेजरी बिल्स अंडर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अंदर भी। ये इंटर बैंक अनकोलेटराइज्ड कॉल मनी मार्केट भी एप्लीकेबल होता है, कोलेटराइज्ड रेपो रेट भी एप्लीकेबल होता है, सीबीएलओ मार्केट भी एप्लीकेबल होता है। और सेबी जो है कुछ बैंक्स को अलाउ कर सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की तरह एक्ट करें और कैपिटल रेज करने के लिए। तो ये जो है हमारे कुछ पेमेंट्स बैंक के कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हो गए जो आपको याद करने की ज़रूरत है। पहला तो ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं बट अप टू 1 लाख ओनली। ठीक है, इनके लिए CRR एप्लीकेबल होता है और SLR भी एप्लीकेबल होता है। ओके, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, लोन नहीं प्रोवाइड कर सकते। और जो इनके प्रमोटर्स होते हैं उनका जो है उनका पेड अप कैपिटल एटलीस्ट 40% होना चाहिए फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए। और ये कंपनीज एक्ट के अंदर आते हैं, नचिकेत मोर कमेटी ने रिकमेंड किया है। और लाइसेंस किसके अंदर दिया जाता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। ओके, सो दिस इज द पेमेंट बैंक। नाउ लेट्स कम टू सिग्निफिकेंस ऑफ पेमेंट बैंक इन इंडियन इकोनॉमी। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट करते हैं। ठीक है, रिस्क मिनिमाइज करते हैं एज दे मोस्टली जीसेक में इन्वेस्ट करते हैं। जोग्राफिकली फुटप्रिंट अगर बात करें तो 25% मैंडेटरी है कि अनबैंक्ड एरियाज जहाँ पे हैं वहाँ पे होना चाहिए। पेनिट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करते हैं और माइक्रो क्रेडिट जो है वो भी देते हैं। अब आते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो अभी जो है इसको अमेंड किया है रिसेंटली, ये न्यूज़ में है। तो ऑब्वियसली इसके बारे में जानते हैं क्योंकि ये कोविड-19 के टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो जो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है ये होली ओन्ड सब्सिडरी है हमारे आरबीआई की। याद रखिएगा पूरी तरह आरबीआई के अंदर आती है, जो कि एक्ट के थ्रू क्रिएट की गई है। और डेप्यूटी गवर्नर जो होते हैं इनके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो डेप्यूटी गवर्नर कौन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। सॉरी, ये जो है डीजीसीआई एक्ट 1961 के थ्रू गवर्न किए जाते हैं और रूल्स जो है रेगुलेशंस बने हैं उसके थ्रू। और DIGC जो है ये लायबल है कि जो भी हमारे डिपॉजिटर्स हैं, जो भी हमारे अमाउंट जो है डिपॉजिटर्स डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना।
ये जो है बैंक की तरह रजिस्टर्ड है एज इंश्योर्ड इमीडिएटली एंड ऑटोमेटिकली ऑन इशूइंग ऑफ बैंकिंग लाइसेंस फॉर ऑल इंश्योर्ड बैंक की अगर बात करें तो पेमेंट जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम का टू DGCI कंपलसरी है, ठीक है। और CGC जो है वो इंश्योर डिपॉजिट पे करता है डिपॉजिटर्स को इन सिचुएशन लाइक अगर लिक्विडेशन हो गया है, रिकंस्ट्रक्शन हो गया है, मर्जर और एक्विजिशन हो गया है। तो अगर किसी भी बैंक का लिक्विडेशन हो गया है, अगर एसेट्स उसके पूरी तरह बैंक के सेल कर दिए गए हैं, तो डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि डिपॉजिटर्स को जो है उनका मनी तो कम से कम मिल ही जाए। रिकंस्ट्रक्शन अगर हुआ है किसी भी बैंक का, उसको भी मर्जर्स और एक्विजिशन हुआ है तो जो भी एसेट्स हैं डिपॉजिटर्स ने जो भी डिपॉजिट किया तो उनको पैसा मिलना चाहिए। ये सारे कमर्शियल बैंक को कवर करता है इंक्लूडिंग पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक, फॉरेन बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, सारे स्टेट के जो भी यूनियन टेरिटरीज के, इन सबको कवर करता है। एक्सेप्ट इंटर गवर्नमेंटल जो ट्रांसफर है उनको कवर नहीं करता है और NBFCs को नहीं कवर करता है, जो कि हमने पहले पढ़ लिया। इन लास्ट बजट अगर बात करें तो डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर जो है उन्होंने इंक्रीज कर दिया कि पहले सिर्फ 1 लाख तक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर देते थे, बट अब 5 लाख तक देंगे पर डिपॉजिटर्स पर बैंक, और फुली प्रोटेक्टिंग 98.1% जो है टोटल 252.6 करोड़ से अकाउंट्स जो हैं और 50.9% ऑफ द टोटल एसेसेबल डिपॉजिट एट एंड ऑफ मार्च 21। तो ये हो गया। नाउ लेट्स कम टू की फीचर्स ऑफ जो अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बोला गया है। तो सबसे पहले इंटरिम पेमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करना है फ्रॉम DIGC। जो भी इंटरिम पेमेंट है वो डिपॉजिटर्स के लिए इंट्रोड्यूस करना है विद इन 90 डेज। 90 डेज़ के अंदर आपको देना पड़ेगा। अगर आपने 90 डेज इन केस ऑफ डिले तो आपको पीनल इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। फिर रिमूवल ऑफ अर्लियर सीलिंग ऑफ 15 पैसा मतलब 0.15% ऑन प्रीमियम, और DGCI टू नोटिफाई द सीलिंग ऑन प्रीमियम विथ प्रायर अप्रूवल, RBI अप्रूवल के साथ। और इसको एम्पावर किया है कि ये बोर्ड जो है एम्पावर किया है इनके बोर्ड को कि जो भी ड्यू पेमेंट है उनको डिफर करे फ्रॉम इंश्योर्ड बैंक आफ्टर इंश्योरेंस पे आउट ऑन इट्स ओन टर्म्स। ओके, सो दिस इज द डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू एसेट क्वालिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ठीक है। तो ये भी आप जाके उस लेक्चर में पढ़ सकते हैं जो भी PT 365 का अपडेटेड मटेरियल आया था उसमें पढ़ाया है, तो उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं, बट यहाँ भी मैं आपको समझा दे रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है ये न्यूज़ में क्यों है। तो पार्लियामेंट ने अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021 पास किया है टू प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस टू फॉर कॉर्पोरेट MSMEs, ठीक है, प्री पैकेज के लिए पास किया है। तो अब आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो IBC 2016 जो है वो प्रोवाइड करता है कि जो भी बैंक्स NPAs के अंदर आते हैं, जो भी कंपनीज है, फॉर एग्जांपल जो भी कंपनीज हैं उनके पास एसेट्स कम है, या तो वो उनके एसेट्स जो है वो लॉस में चल रही हैं, स्ट्रेस है उन कंपनी में, जो भी स्ट्रेस एसेट्स हैं उनको रिजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, मतलब उनको रिजोल्यूट करता है, उन कंपनीज को निकालता है उस सिचुएशन से, ठीक है। जो भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, प्रोप्रिएटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म्स है, इंडिविजुअल है, उन सबको निकालता है। इन ओवर 5 ईयर्स ऑफ इट्स ऑपरेशन अगर बात करें तो इन्होंने इंसॉल्वेंसी इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया है इंडिया में अंडर द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल्स एज अपीलेट अथॉरिटी विया इट्स पिलर्स, ठीक है। तो अब सबसे पहले इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है ये कवर करते हैं सारे इंडिविजुअल्स, सारे कंपनीज, सारे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और सारे पार्टनरशिप फर्म को। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जो है वो इनिशिएट किया जाता है, बहुत सारे फर्म्स जो हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इनिशिएट कर सकते हैं, जैसे कि फर्म्स हो गए, डेटर्स हो गए, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, सब जो है ये क्रिएट कर सकते हैं। अब पिलर्स अगर बात करें IBC की, तो सबसे पहले इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आते हैं, फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज आती हैं। ओके, सो ये जो है ये रेगुलेटेड प्रोफेशनल्स हैं जो कि इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करते हैं इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में, ठीक है। तो ये जो है इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड ये हो गए, तो ये जो है उनकी तरह ऐड करते हैं। तो अब सबसे पहले हम इंसॉल्वेंसी का मतलब जान लेते हैं कि इंसॉल्वेंसी मतलब होता क्या है। हम तो पढ़ तो रहे हैं बट हमको इसका मतलब भी जाना है। तो इंसॉल्वेंसी वो सिचुएशन होती है जब कोई भी इंडिविजुअल्स या कोई भी कंपनी जो है अपने बिल्स और अपने डेट जो है वो पे ना कर पाए, तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी किसे बोलते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ। इंसॉल्वेंसी उन्हें बोलते हैं कोई भी इंडिविजुअल कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल नॉट
नॉट एबल टू पे इट्स डेप्ट, ठीक है, अपने डेट जो भी लोन लिया है वो पे नहीं कर पा रहे हैं तो उसको इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। ओके, इंसॉल्वेंसी समझ में आ गया। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज कौन होती हैं? ये रेगुलेटेड क्लास एजेंसीज होती हैं जो कि इंटरमीडियरीज की तरह एक्ट करती हैं इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में। एंड फिर इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ आती हैं। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ की अगर बात करें तो ये जो है फैक्ट्स जो है, जो भी लेंडर्स ने लेंड किया है पैसा, तो वो जो उनके फैक्ट्स जो है वो अपने पास रखती हैं। और टर्म जो भी टर्म है लेंडिंग का इन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस जो है वो अपने पास रखती हैं, यूज्ड बाय द एजुकेटिंग अथॉरिटी टू असर्टेन डिफॉल्ट। और नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड इज़ द सोल रजिस्टर्ड बाय IBBI अंडर द कोड। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ वो होती हैं जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने लेंडर्स के बारे में, जो भी लेंड किया है उन्होंने, मान लीजिए उन्होंने 100 करोड़ लेंड किया है तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है सारी चीज़ें वो अपने पास रखती हैं और जो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो यूज़ करती है। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन सी है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स है इंसॉल्वेंसी कंपनीज़ के लिए, और फिर अगर डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स है फॉर जो है हमारे इंडिविजुअल्स के लिए, उनके लिए। फिर आते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, IPA, IU, ठीक है, इन सबको रेगुलेट करती हैं, एज वेल एज ट्रांजेक्शन नेमली कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस और कॉर्पोरेट लिक्विडेशन, इंडिविजुअल एंड इंसॉल्वेंसी एंड इंडिविजुअल बैंकरप्सी। ओके, सो दिस इज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर जो भी हमारे 4-5 पिलर्स हैं, जो भी हमारे 4-5 अथॉरिटी हैं, उनके बारे में देख लिया हमने। इंसॉल्वेंसी का मतलब हमने देख लिया कि कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल अगर अपने डेट को पे नहीं कर पाता तो उनको इंसॉल्वेंट बोला जाता है। और बैंकरप्सी तब बोला जाता है, बैंकरप्सी एक लीगल प्रोसेस होता है जहाँ पे कोई भी एंटिटी जो है उनको डिक्लेयर कर देती है कि ये जो है नहीं पे कर पाएंगे डेट। Okay, so this is the bankruptcy. Now let's come to what is pre-packaged insolvency resolution. तो pre-packaged insolvency resolution mechanism जो है ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे रिजोल्यूशन एग्रीमेंट एग्री किया जाता है दो पार्टीज़ के बीच, जो भी लेंडर्स हैं, जो भी लेंडर हैं और जो भी कॉर्पोरेट डेटर हैं जिन्होंने लोन लिया है और जिन्होंने लोन दिया है, ठीक है, वो जो है उनके बीच में एक रिजोल्यूशन एग्रीमेंट होता है कोर्ट के जाने से पहले। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने पढ़ा होगा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो ADR के अंदर हम क्या बोलते हैं कि कोर्ट में जाने से पहले जो है हम कोर्ट में ना जाए, हम पहले ही चीज़ें जो है आर्बिट्रेटर, कॉन्सिलिएटर, मीडिएटर को हायर करके हम वो केस जो है रिजॉल्व कर ले, हमको कोर्ट जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरह ही है एक प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, जहाँ पे हमको NCLT तक ना जाना पड़े, हम उसके पहले ही रिजोल्यूशन एग्रीमेंट जो है बना लें, जो कि हम लेंडर और कॉर्पोरेट डेटर हैं वो दोनों एग्री हो जाए। ओके, बैंकरप्सी प्रोसीडिंग के लिए समझ में आ गया। ये जो है डेटर इन पोजेशन मॉडल फॉलो करते हैं जहाँ पे लीगल सैंक्शन दिया जाता है प्लान को, जो भी प्लान एग्री किया जाता है दोनों के बीच में, वहाँ पे लीगल सैंक्शन दिया जाता है प्लान को अमंग बैंक्स, प्रोमोटर्स एंड द बायर्स। ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉडलेंट एक्टिविटी और मिसमैनेजमेंट, जो भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मतलब by allowing committee of creditors to make an application for change in the management of the company and pass control of resolution professionals via 66% of voting। COC क्या है? एक फाइनेंशियल क्रेडिटर्स मतलब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो हैं वो फाइनेंशियल क्रेडिटर टू अ कॉर्पोरेट डेटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर से बने हुए हैं जो कि केस को रिजॉल्व करते हैं। ये अलाउ करते हैं स्विच चैलेंज रिजोल्यूशन प्लान के लिए, जो भी रिजोल्यूशन प्लान CD सबमिट करते हैं उनके लिए स्विच चैलेंज भी वो करते हैं, और थर्ड पार्टी को अलाउ करते हैं कि आप जो है रिजोल्यूशन प्लान जो है उसको सबमिट करिए अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो है 100% आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो है वो पे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। नाउ लेट्स कम टू डिफरेंस बिटवीन द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस एंड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो कंट्रोल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी अगर बात करें तो डेटर्स के अंदर ही कंट्रोल रहता है PIRP में, बट CIRP में कंपनीज जो है वो मैनेज करती है सारे अपने रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को। अब कंप्लीटिंग डेडलाइन बोले तो 120 डेज़ में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे 270 डेज़ में। प्रोसेस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द डेट, डिस्ट्रेस कंपनी जो है वो एंटर करेंगी, मतलब जो भी कंपनी है जहाँ पे लोन नहीं बचा है, मतलब जिनके पास बहुत उनकी कंपनी जो है स्ट्रेस में है, तो वो दोनों डायरेक्ट एग्रीमेंट बनाएंगी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ एंड एग्जिस्टिंग ऑनर्स और आउटसाइड इन्वेस्टर्स के साथ। बट CIRP में क्या होता है, रिजोल्यूशन जो है ओपन बिडिंग सिस्टम से होता है।
ओके तो दिस इज़ द डिफरेंस। इन 2019 अगर बात करें तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो सेटअप किया है एक वर्किंग ग्रुप फॉर ट्रैकिंग जो भी आउटकम्स है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 से रिलेटेड उनके आउटकम्स को सर्च करने के लिए, और उसको जीएन वाजपेयी एंड ऑल्सो नोन एज जीएन वाजपेयी कमेटी। तो जीएन वाजपेयी कमेटी जो है किससे रिलेटेड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया प्री पैकेज्ड रिजोल्यूशन क्या होता है, आईबीसी क्या होता है, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है। ठीक है, कितने कितने पिलर्स हैं, कौन कौन से पिलर्स हैं, एंड ठीक है, तो ये सब चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ लेट्स कम टू क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। अब एक अदर इशूज़ जो है आईबीसी में आ रहा है कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को हम कैसे डील करेंगे। तो मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर, फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल, इंडिया और भूटान, इन सब के जो होते हैं हमारी प्रॉब्लम्स जो है उनको कैसे हम डील करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि ये जो है रेगुलेट किए जाते हैं 234 और 235 जो सेक्शन है आईबीसी का उससे, और ये जो है एडहॉक नेचर के होते हैं, मतलब टेम्प्रेरी होते हैं, ये वो नहीं होते, और ससेप्टेबल टू डिले भी होते हैं। तो सेक्शन 234 जो है वो क्या एम्पावर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि आप जो है बायलेटरल एग्रीमेंट बनाइए दो कंट्रीज़ के बीच में, और इंसॉल्वेंसी जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी है उसको सॉल्व करिए। और सेक्शन 235 वो बोलता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अलाउ करता है कि आप लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो कोर्ट को इशू करिए, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, कि वो जो है जितने भी जो भी एविडेंस है, जो भी इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड है, उनसे डील कर पाए। तो द एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्ड क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क गिव राइज टू कॉम्प्लेक्सिटी। क्या है कि अब इतना मतलब इतना अच्छे से वो चीज़ें डिफाइन नहीं है, तो जिसके कारण एब्सेंस है हमारे क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क का, बहुत सारे इशूज़ हो जाते हैं, जैसे कि एक्सटेंट ऑफ एक्सेस टू एसेट्स हेल्ड इन फॉरेन कंट्री, फॉरेन इंसॉल्वेंसी एडमिनिस्ट्रेटर, प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट्स आप किसको देंगे, रिकग्निशन ऑफ द क्लेम्स ऑफ लोकल क्रेडिटर्स and recognition and enforcement of local securities. Based on Insolvency and Law Committee of 2018 recommendation, robust cross border insolvency framework जो है वो क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, बाय अडॉप्टिंग यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, जिसमें कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशन करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो दिस इज द क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए है कुछ चीज़ें, बट उतना अच्छे से नहीं डिफाइन की गई है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो आई होप आईबीसी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स कम टू दिस टॉपिक। तो अभी जो है एनपीएस की लेगेसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसको रिजॉल्व करने के लिए, जिसको क्लीन अप करने के लिए दो बैंक बुक्स जो है इस्टेब्लिश की गई हैं, NARCL और IDRCL, जो कि इनकॉर्पोरेट की गई हैं 2021 में अंडर डेट मैनेजमेंट एग्रीमेंट। मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात करें तो बहुत सारे रिजोल्यूशन मैकेनिज्म हैं एनपीएस को रिजोल्यूट करने के लिए, और 28 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं और जो कि एनपीएस को रिफॉर्म, एनपीएस को ख़त्म करती हैं। टू रिजॉल्व इट अभी जो है बहुत सारे, फिर भी जो है एनपीए रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। एनपीए जो है एक बिग कंसर्न बना हुआ है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो है उसको बनाया गया, जो कि फंक्शन किसके अंदर करेगी, एज ARC के जैसा ही फंक्शन करेगी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के, जो कि मेजरली कौन ओन करेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक, कैनरा बैंक जो है स्पॉन्सर है, पब्लिक सेक्टर बैंक और कैनरा बैंक जो है स्पॉन्सर है। और ये जो भी स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, जो भी हमारे स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, उनको एग्रीगेट करेगी और उनको एक्वायर करेगी। फिर आते हैं IDRCL जो है वो सर्विस कंपनी की तरह एक्ट करेगी, जो कि मैनेज और डिस्पोज करेगी जो भी हमारे स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनको। तो पहले जो है एक्वायर कौन करेगा, NARCL करेगी, उसके बाद उसको मैनेज और डिस्पोज कौन करेगा, IDRCL करेगी। और IDRCL जो है मेजरली वो प्राइवेट बैंक ने ओन किया है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने ओन किया है 51%, और रेस्ट जो है PSB ने। तो याद कर लीजिए NARCL जो है उसको मेजरली पब्लिक सेक्टर बैंक ने लिया है, जो कि क्या करेगी, एक्वायर करेगी एसेट्स को, और कैनरा बैंक उसके स्पॉन्सर है। और IDRCL जो है मेजरली उसको प्राइवेट बैंक ने ओन किया है, और ये जो है मैनेज करेगी एसेट्स को और डिस्पोज करेगी। NARCL जो है जिसका फाइनाइट लाइफ 5 ईयर्स है, विथ IDRCL की भी लाइफ जो है 5 ईयर्स है, को टर्मिनस विद NARCL। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज वो होती हैं जो कि एक्वायर करती हैं, जो भी हमारे फॉर एग्जांपल कोई भी बैंक में एनपीएस ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो जो है सारे बैंक का जो एनपीएस है वहाँ से
उनके एनपीएस को ले लेती है और वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देती है, जैसे कि बैंक जो है उससे निकल आए। तो एक्विजिशन ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन राइट और इंटरेस्ट इन एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय एआरसी फॉर रियलाइजेशन ऑफ सच फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये हमारा बैंक हो गया, ठीक है, ये हमारी एआरसी हो गई। अब बैंक जो है इसमें एनपीएस है 2000 करोड़ का, तो बैंक से ये एनपीएस खरीद लेगा और बैंक को क्या करेगा, बैंक को जो है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देगा। तो बैंक जो है उस सिक्योरिटी से पैसे जनरेट करेगा और उसके बाद जो है ये सॉल्व करेंगे। तो स्ट्रेस एसेट्स ऐसे करके सॉल्व करते हैं। ओके, अब इन इंडिया अगर बात करें तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है वो कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है और रजिस्टर्ड है किसके साथ, आरबीआई के साथ। और सेक्शन 3 जो है सरफाइजी एक्ट का, उसके अंदर ये डिफाइंड है। ओके, अब आते हैं रिजोल्यूशन प्रोसेस की अगर बात करें तो एनएआरसीएल जो है वो एसेट्स कितना ले सकती है, एक्वायर कर सकती है 2 लाख करोड़ तक, बाय मेकिंग an offer to lead bank with lead bank to run a Swiss challenge process to invite other ARC bidder to better NARCL anchor offer before NARCL being declared as preferred bidder। तो NARCL क्या करेगी, वो एसेट्स एक्वायर करेगी 2 लाख करोड़ का और लीड बैंक जो है उनको ऑफर करेगी कि आप जो है एक स्विस चैलेंज वो इनिशिएट करिए, जहाँ पे आप बहुत सारे ARCs को इनवाइट करिए जो कि प्रिफर्ड बिडर की तरह एक्ट कर सकें। फिर एसेट्स जो है जो भी NARCL एक्वायर करेगी इन द अंडरलाइंग ट्रस्ट, तो उसको IDRCL जो है वो प्रिपेयर करेगी, सजेस्ट करेगी और रीस्ट्रक्चर करेगी उसको जो भी एनपीएस उन्होंने बोरो किया है। एसेट एक्विजिशन एंड रिजोल्यूशन जो है वो आरबीआई फ्रेमवर्क के अंदर ही होगा। एसेट एक्विजिशन जो है वो जो आरबीआई रेगुलेट करेगा वो उसमें 15:85 स्ट्रक्चर होना चाहिए, 15% कैश होना चाहिए और 85% जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट होना चाहिए, सिक्योरिटी रिसिप्ट होनी चाहिए। तो बेस्ड ऑन इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस लाइक मलेशिया, यूके, एसआर जो हमारे एसआर है वो NARCL इशू करते हैं जो कि गवर्नमेंट बैक करती है, इसलिए वहाँ पे क्रेडिबिलिटी भी रहती है। 5 ईयर्स तक बैलेट रहेगा, गवर्नमेंट जो है गारंटी फ़ी चार्ज करेगा ऑन द अमाउंट जो भी वो गारंटी करता है। और NARCL जो है विल रिकंस्ट्रक्ट, उन्हीं एसेट्स को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे जहाँ पे 100% जो है लेंडर्स ने प्रोवाइड किया है और वो जो है फ्रॉड और लिक्विडेशन प्रोसेस में नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा NARCL। अब जैसे कि लेंडिंग बैंक है, लेंडिंग बैंक पेम मैनेजमेंट फ़ी टू ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसमें मैनेजमेंट फ़ी जो है वो करेगी। ठीक है, ये क्या करेंगे ARC, सारी जो चीज़ें हैं रिकवर करेंगे, सेल और लीज सेटलमेंट, मैनेजमेंट टेकिंग ओवर, रिस्ट्रक्चरिंग और दे, तो वो क्या करेंगे ARC सेल करेंगे बोरोवर्स को, बोरोवर्स वहाँ से वो रिकवर करेंगे पूरा कॉस्ट और ऑफर करेंगे SR आफ्टर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑफ QB। फिर ये जो है रीपेमेंट ऑफ ड्यूज करेंगे और उसके बाद जो है सारी चीज़ें सही हो पाएंगी। तो अब आते हैं क्वालिफाइड बायर्स और वो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स। नाउ लेट्स कम टू मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में जो पहला टॉपिक है दैट इज़ RBI सरप्लस ट्रांसफ़र। तो ये भी मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है कि वो ट्रांसफ़र करेंगे 99,122 करोड़ एज सरप्लस टू सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रिजर्व से। तो अब सबसे पहले RBI के क्या रिजर्व्स होते हैं, RBI के क्या एक्सपेंडिचर होते हैं, हम वो देख लेते हैं कि RBI का इनकम सोर्स क्या है और RBI का एक्सपेंडिचर क्या है। तो RBI के इनकम की अगर बात करें तो जो भी इनकम फॉरेन सोर्सेज से आते हैं वो इनकम तो RBI का इनकम ही होता है, जैसे कि जो कि 41% कॉन्स्टिट्यूट करता है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट लॉस ऑन सेल, रिडेम्पशन ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज़, gain and loss from the forex transaction, return from the domestic sources जैसे कि 33%, LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ जो है उनसे आता है, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट से। रिटर्न फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 19% आता है, जहाँ पे फॉरेन करेंसी डिपॉजिट से जो भी उनको पैसा मिलता है। ठीक है, फिर अदर इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज 7%, जो कि प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, रिडेम्पशन ऑफ रुपी सिक्योरिटीज एंड कमीशन अमंग द अदर्स। अब आते हैं व्हाट आर द एक्सपेंडिचर ऑफ द RBI। तो सबसे पहला प्रोविजनिंग ऑफ रिस्क इन RBI's रिजर्व 63%, जहाँ पे कंटिजेंट फंड आते हैं, एसेट डेवलपमेंट फंड आते हैं। कंटिजेंट फंड जो है वो सेकंड बिगेस्ट फंड है, जो कि RBI के जो भी एक्सचेंजेसी आती हैं उनको हटाने के लिए जो है RBI इसको यूज़ करते हैं। फिर एसेट डेवलपमेंट फंड जो है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है सब्सिडरीज की तरफ और इंस्टीट्यूटेड इंस्टीट्यूशन की तरफ, उसमें जाता है पैसा। एजेंसी चार्जेस 15% लगते हैं, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स के लिए 12% लगता है और एम्प्लॉय का कॉस्ट जो है 10% लगता है। तो दिस इज़ द RBI एक्सपेंडिचर।
नाउ लेट्स, तो आरबीआई का टोटल एक्सपेंडिचर अगर बताएं तो 1/7% ऑफ इट्स टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम होता है। अब हाउ डज आरबीआई जो है अपना सरप्लस गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे आरबीआई जो है अपना सरप्लस गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करता है, तो आरबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना सरप्लस ट्रांसफ़र करते हैं सेक्शन 47 जो है आरबीआई एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग। तो अमाउंट जो है सरप्लस का वो ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा, वो टाइम टू टाइम रिवाइज़ किया बहुत सारी कमिटीज़ ने, जैसे कि वी सुब्रमण्यम आई 1997 में, ऊषा थोराट कमेटी आई 2004 में, वाई एच मलेगाम कमेटी आई 2013 में, और बिमल जलन कमेटी आई 2018 में। तो अंडर प्रेजेंट रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो जो कि बिमल जलन कमेटी ने बताया है कि अमाउंट जो है, जो भी अमाउंट सरप्लस है आरबीआई का, उसको ट्रांसफ़र करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को इन टू फैक्टर्स के थ्रू डिटरमाइन होंगे। पहला तो है रियलाइज्ड इक्विटी और दूसरा है इकोनॉमिक कैपिटल। रियलाइज्ड इक्विटी की अगर बात करें तो एसेंशियली ये कंटिजेंसी फंड में आता है, जो कि मेंटेन करते हैं विद अ रेंज ऑफ 6.5% टू 5.5% आरबीआई के बैलेंस शीट में, और ट्रांसफ़र करते हैं जो भी एक्सेस अमाउंट है, मतलब 6.5 और 5.5% से ज़्यादा है तो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है गवर्नमेंट के अकाउंट में। इकोनॉमिक कैपिटल की अगर बात करें, एसेंशली ये सीजीआरए के अंदर आता है, जिसका रेंज है 20 to 24.5 ऑफ बैलेंस शीट, और रेस्ट जो है अगर इतना मेंटेन है, इससे ज़्यादा मेंटेन है तो उसको गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब आते हैं वाई आरबीआई सरप्लस अभी जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो पहला चीज़ तो एक्सपेंडिचर बहुत कम है आरबीआई का, ठीक है। सॉरी, आरबीआई का सरप्लस जो है एक्सपेंडिचर जो है वो कम है। ओपन मार्केट ऑपरेशन है, आरबीआई ने बहुत जनरेट किया है, फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत जनरेट किया है, और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जिसमें लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो है वो कैश जो है बैंकिंग सिस्टम में जो है कैश बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसलिए भी आरबीआई का सरप्लस जनरेट हुआ है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व्स। तो इन 2021 अगर बात करें तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, $642 बिलियन हो गया है, जहाँ पे इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व कंट्री बन जाता है आफ्टर चाइना, जापान एंड स्विट्ज़रलैंड के बाद। अब अबाउट फॉरेक्स रिजर्व्स की अगर बात करें तो फॉरेस्ट एक्सचेंज रिजर्व्स को फॉरेक्स रिजर्व भी बोला जाता है, जो कि ये वो होता है जो भी सेंट्रल बैंक, जो भी आरबीआई है, जो भी एसेट वो होल्ड करती है एज अ रिजर्व की तरह यूज़ करती है। रिजर्व मतलब बाद में जब उनको यूज़ आए तो वो यूज़ कर पाए, तो एसेट्स जिनको रिजर्व की तरह यूज़ करती हैं उनको हम बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व, जो कि फॉरेन करेंसीज़ में होता है। मोस्टली फॉरेन करेंसी एसेट्स जो होते हैं, मोस्टली ये फॉरेन करेंसी एसेट्स में डोमिनेट किए जाते हैं, और जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स, गोल्ड, आईएमएफ ड्राइंग राइट्स। ड्यू टू यूएस डॉलर्स यूज इन सेटलमेंट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, करेंसी एसेट्स जो है वो भी डॉलर में की जाती हैं, और बहुत सारी करेंसीज़ के उसमें फिर ये ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत यूज़फुल होता है। फॉरेक्स रिजर्व जो है नंबर ऑफ पर्पस सर्व करते हैं। तो क्या पर्पस फॉरेक्स रिजर्व सर्व करते हैं, तो पहला तो एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को, ठीक है, मार्केट जो शॉक होता है उसको हटाते हैं, और गेन इन्वेस्टर्स से जो है हमको बहुत गेन मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारे यहाँ अगर फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा है तो इन्वेस्टर्स जो है ज़्यादा आते हैं। असिस्ट गवर्नमेंट ऑन इट्स ऑब्लिगेशन एंड अदर नीड्स, तो गवर्नमेंट को भी असिस्ट करते हैं। अब आते हैं रीज़न क्यों राइज हुआ है हमारा इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व। तो हाई फॉरेन कैपिटल फ्लो, बिकॉज एफडीआई और एफपीआई राइज हुआ है। कैपिटल आउटफ्लो जो है वो रिड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19। रेमिटेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और मैसिव लिक्विडिटी इंजेक्शन हुआ है बाय यूएसए थ्रू स्टिमुलस मेजर्स अगेंस्ट इकोनॉमिक, जो भी कोविड-19 हुआ है उसके कारण जो है यूएसए ने बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इंजेक्शन हमारे कंट्री में किया है। अब आर्ग्यूमेंट फॉर मेंटेनिंग हाई फॉरेक्स रिजर्व्स, तो आर्ग्यूमेंट क्या है हमको मतलब मेंटेन करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व के लिए, तो ये क्या करते हैं, रिस्क को, जो भी एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनके रिस्क को रिड्यूस करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है और हमारे पास बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ हैं, हमारे जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, आउटफ्लो हॉट मनी जो है आउटफ्लो हो रही है, तो एफपीआई वगैरह आउटफ्लो हो रहा है, तो उनसे हमको बचाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा रहता है फॉरेक्स रिजर्व, तो हम उनको सही कर सकते हैं। फिर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जनरेट करते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट जो डेफिसिट है
उसको हमारे फाइनेंस करते हैं। रीजनल जो लीडर है उनको हेल्प करते हैं कि वो एमर्ज हो पाए। लिक्विडिटी जो है वो हमको प्रोवाइड करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क के अगेंस्ट। और मॉनेटरी स्टिमुलस विड्रॉल जो है उसके लिए कुशन प्रोवाइड करते हैं। अगर यूएसए जो है कुछ कर रहा है तो उसके लिए भी हमारे कुशन प्रोवाइड होते हैं। अब आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट मेंटेनिंग हाई फॉरेक्स रिजर्व, तो अब हम अगर ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एट अबव $600 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व जो है आर हायर देन एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशन, तो फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशन है उससे ज़्यादा हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स है। और ये इनफ है कि हमारे 15 मंथ्स अगर हमारे पास नहीं बचता है तो उसके लिए हमारे कवर कर सके। दूसरी चीज़ है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे जो है वो लो रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हमको फॉरेक्स रिजर्व तो हम मेंटेन कर सकते हैं बट उसमें रिटर्न कम मिलता है तो हमको उसमें फ़ायदा कम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया को फाइनेंस करने के लिए, डेवलपमेंट एस्पिरेशन को बढ़ाने के लिए हमको फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, हमको उनको निकालने की ज़रूरत है कि हमारा इंडिया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जो है वो बहुत अच्छी हो सके। रिस्क ऑफ हाई अपॉर्चुनिटी एंड फिजिकल कॉस्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ लिक्विडिटी और शो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन इट्स इकोनॉमी रेजिलियंस, ठीक है। तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट मेंटेनिंग हाई फॉरेक्स रिजर्व्स। अब आते हैं मॉनेटरी सप्लाई डिकोडेड में अगर बात करें तो मॉनेटरी जो हमारी मनी सप्लाई है वो कैसे इन्फ्लुएंस होती है। तो सबसे पहली बात कि मनी सप्लाई, पहली बात कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू इन्फ्लुएंस की जाती है। अगर मोनेटाइजेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट, फॉर एग्जांपल फिजिकल डेफिसिट अगर मोनेटाइज हो रहा है तो हमारी मनी सप्लाई जो है बढ़ जाएगी। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी अगर हो रही है तो अगर गवर्नमेंट ने जो है कि क्या किया है कि टैक्स जो कलेक्शन कम कर दिया है तो उससे क्या होगा कि हमारी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी इकोनॉमी में, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहेगा। अब आरबीआई की क्या पॉलिसी इसके थ्रू बन रहा है, तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अगर आरबीआई फॉलो कर रही है तो उससे जो है मतलब जैसे कि उन्होंने रेपो रेट कम कर दिया है तो उसके ज़्यादा क्या है, लोग ज़्यादा लोन लेंगे और लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो उसके कारण जो है मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। वैन सेंट्रल बैंक जो है मनी को ज़्यादा प्रिंट करेगी तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो जो भी बैंक्स है अगर ज़्यादा लेंड करेंगे तो लोगों के पास पैसा बढ़ेगा। और नेट इनफ्लोज ऑफ फंड्स फ्रॉम द अब्रॉड। अब ये क्या होगा, इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, ऑब्वियसली प्राइस लेवल चेंज होंगे क्योंकि लोगों के पास पैसा रहेगा तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बिजनेस साइकिल चेंज होंगे, परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी क्योंकि लोगों के पास पैसा रहेगा तो लोग इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर देंगे। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज इन डिमांड ऑफ लेबर, क्योंकि लोगों को प्रोडक्टिविटी डिमांड ज़्यादा होगी तो लोगों को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए लोगों को लेबर्स भी लगेंगे। तो दिस इज मनी सप्लाई डिकोडेड। नाउ लेट्स कम टू की कॉन्सेप्ट एंड इन्फॉर्मेशन ऑन बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो सबसे पहले नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो कि हम बार बार पढ़ रहे थे तो हम उसको देख लेते हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो होता है जब लोन और एडवांस, जहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट, जब आपने लोन लिया हो तो आप 90 डेज तक उसको पे ना कर पाए हो, ओवर ड्यू रहा हो 90 डेज तक, तो उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और जब भी और ये जो है स्पेशल मेंशन अकाउंट में आते हैं। स्पेशल मेंशन अकाउंट में ये आता है कि ऐसे में अगर 0 है तो 1 to 30 डेज अगर आपने लोन नहीं पे किया है, ऐसे में 1 है तो 31 to 60 डेज अगर आपने नहीं पिया है, और ऐसे में 2 है तो 61 to 90 डेज। बैंक्स जो है वो बैंक्स को रिक्वायर्ड किया जाता है कि वो क्लासीफाई करें एनपीएस फर्दर इनटू सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स है अगर एनपीए जो है आपने 12 मंथ्स के लेस में पे नहीं किया है, डाउटफुल एसेट्स अगर 12 मंथ भी बीत गए हैं तब भी आपने पे नहीं किया है, और लॉस एसेट्स उनको बोला जाता है जब वो डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये अनकलेक्टेबल है, तो मतलब आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे ये, तो उसको बोला जाता है लॉस एसेट्स। फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो किसे बोला जाता है, ये कैपिटल जितना आप होल्ड करते हो एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल एसेट्स, मतलब आपका टोटल एसेट्स कितना है और जितना कैपिटल आप होल्ड करते हो तो उसको बोलते हैं कैपिटल टू रिस्क एसेट्स रेशियो। लेवरेज रेशियो जो होता है ये होता है इट शोज हाउ मच लेंडर हैज स्ट्रेस्ड इटसेल्फ इन बोरोइंग फंड्स, कितना ज़्यादा लेंडर ने अपने आप को स्ट्रेस्ड किया है कि लेंडर जो है मतलब बोरो फंड कर रहा है, फंड को बोरो कर रहा है टू जनरेट इनकम, कितना वो फंड ले रहा है, कितना वो लोन ले रहा है इनकम जनरेट करने के लिए। जितना ज़्यादा लेवरेज होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोन लोगे उतना ज़्यादा पे करने की आपकी जो है कम हो पाएगी, मतलब जितना ज़्यादा आप लोन लोगे उतना लेट आप पे कर पाओगे, तो इसलिए वो लेवरेज रेशियो। अब रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो ये मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी, क्या प्रॉफिट है, जो कि नेट प्रॉफिट नेट इनकम से जो भी आपको मिलता है क्या प्रॉफिट है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स। हेयर कट की बात करें, हेयर कट रेफर्स टू लोअर देन मार्केट वैल्यू प्लेस्ड ऑन एन एसेट्स बीइंग यूज्ड एज कोलेटरल फॉर अ लोन। ये जो है इसका मतलब है कि लोअर देन मार्केट वैल्यू जो कि एसेट्स के लिए आप प्लेस करते हो और वो कोलेटरल के लिए यूज़ कर सकते हो एज अ लोन,
फॉर अ लोन। अब को लेंडिंग की बात करें, को लेंडिंग मतलब को ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे बहुत सारे बैंक्स और नॉन बैंक्स जो हैं एक साथ अरेंजमेंट में आते हैं कि वो जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए क्रेडिट कर सके। फिर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो का मतलब होता है प्रोविजनिंग टू ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब ये है कि कितना फंड आप असाइड करते हो, कितना फंड आप रखते हो जो भी आप लोन के लॉसेस होते हैं उनको कवर करने के लिए। फिर आते हैं प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर इंटीग्रेशन सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। तो प्रिज्म जो है ये वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्कफ्लो और ऑटोमेशन सिस्टम है जो कि आरबीआई ने निकाला है। जो भी सुपरवाइज्ड एंटिटीज़ हैं वो कंप्लाइंस करेंगे, इंक्लूडिंग बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। प्रिज्म जो है इंक्लूड करता है फंक्शनैलिटीज़ और बिल्ड करता है रिमेडिएशन वर्कफ्लोज, ट्रैकिंग सिस्टम और ये सब चीज़ें। फिर आते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो है ये न्यू प्रोडक्ट्स जो भी हम जनरेट करते हैं उनको कैसे कंट्रोल एनवायरनमेंट और कंट्रोल मतलब उनका टेस्ट कर सकते हैं, फॉर विच रेगुलेटर्स में परमिट सर्टेन रेगुलेटरी रिलैक्सेशन फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ टेस्टिंग। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो है ये अलाउ करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कि आप जो है एविडेंस कलेक्ट करिए उनके बेनिफिट से, कि उनके बेनिफिट क्या होते थे, उनके रिस्क क्या हो सकते हैं और फाइनेंशियल इनोवेट करिए। ठीक है। फिर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जो है आरबीआई कंडक्ट करता है और ये जो देखते हैं कंज्यूमर का जो भी हाउस होल्ड की जो भी प्रेफरेंस है, जो भी उन सेंटिमेंट्स हैं इकोनॉमिक के से रिलेटेड, जो भी उनके एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो हो उन सबको मेजर करता है। फिर आते हैं इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड। ये जो है आरबीआई अनाउंस किए हैं द लॉन्च ऑफ नेक्स्ट राउंड ऑफ आईजीएस। क्या क्या कैप्चर करने के लिए कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, तो हाउस होल्ड्स मतलब जो कस्टमर्स हैं उनमें क्या एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड ये सब मेजर करते हैं। ये सर्वे का एम है कि जो भी प्राइस मूवमेंट है, इन्फ्लेशन है, उसको कैप्चर करना, उसको असेसमेंट करना बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कंजम्पशन बास्केट, जो भी इंडिविजुअल खाते हैं या पीते हैं अक्रॉस 18 सिटीज़। ये सर्वे जो है ये क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव रिस्पॉन्सेस जो है हाउस होल्ड से वो दोनों को ही कंसीडर करके बनाया गया है। तो ये हो गया इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड। तो आई हैव completed the banking part. I will complete tomorrow the payment system and financial market. Thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section. Thank you.